आज का सेशन जो है लिक्विड लिमिट। अगेन लिक्विड लिमिट किस में आता है? तो लिक्विड लिमिट जो है वो हम लोगों ने शायद प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। प्रीवियस क्लास में सारा लिक्विड लिमिट है, चाहे वो प्लास्टिक लिमिट, इवन श्रिंकेज लिमिट, ऑल कम्स अंडर इन कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ द सॉइल। ओके, अब आज का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे देखना है वो देखना है लिक्विड लिमिट। अगेन स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को ये बता दे कि इसका कुछ थ्योरी पार्ट है। थ्योरी क्या है? तो अगर टेस्ट का नाम मुझे बताना हो तो टेस्ट का जो नाम है ठीक है, जो टेस्ट का नाम है हम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट की डिटरमाइन करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर ये मुझे मैं पूछूं लिक्विड लिमिट डिटरमाइन मुझे क्यों करना पड़ रहा है और इसकी जरूरत क्यों है, तो कुछ आइडिया है कि लिक्विड लिमिट है क्या या कंसिस्टेंसी लिमिट है क्या? और हम कैसे निकालेंगे? किसी को कोई आइडिया कि लिक्विड लिमिट? सॉइल तुम लोगों ने अगेन पढ़ लिया है तो आगे बहुत कुछ इसमें बताएंगे नहीं। सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरी पोर्शन है मैं वही अभी बताऊंगी और उसका लैब बताने वाली हूँ। तो लिक्विड लिमिट क्या है? अगर लिक्विड लिमिट को डिफाइन करने बोला जाए तो कैसे डिफाइन करो? आई होप मेरी आवाज जा रही होगी और सभी को मेरी क्वेश्चन समझ में आ रही हो। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि लिक्विड लिमिट क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल? And why it's become necessary to determine the liquid limit of soil? बोलो। Liquid limit is the water content where the soil start behave as a liquid मैम। जहाँ से मैम वो soil liquidity behave करना स्टार्ट करता है। अच्छा, तो उसे लिक्विड लिमिट बोलते हैं, राइट? यही ना? यस मैम। ठीक है, चलो। यस मैम। और इसको लिक्विडिटी आगे लेके हम निकालने के मैम एक मेजर करते हैं मैम, एक उसको सैंपल लेके ग्रुप से कप में वो कट कैसे करते हैं करते मैम। हैं वो मैं बताऊंगी, कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी, वो तुम लोगों से मैं नहीं पूछने आई। तुम लोगों ने इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा हुआ है इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि लिक्विड लिमिट फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरा टॉपिक है या जो मेरा टेस्ट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू फाइंड आउट, या एम इसका क्या है?
objective of this test इसका टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है टू फाइंड आउट और टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू establish relation ship between water content and number of blows. First objective is to find out the relationship or to establish a relationship between water content and number of blows. दूसरा objective, second objective of this test is to find out or to draw a flow curve. And third one objective is to find out the liquid limit. To find out the liquid limit. Means under one test कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं, तो एक ही टेस्ट में हम वाटर कंटेंट भी इसका निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज भी पता हमें करना है, फ्लो कर्व तुम लोग पढ़े हो, फ्लो कर्व भी इसमें मुझे ड्रॉ करना है, और लिक्विड लिमिट नाम से ही पता है कि लिक्विड लिमिट तो मुझे निकालना ही निकालना है। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आता है कि ये ऑब्जेक्टिव तो मुझे पता चल गया, तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन से एपरेटस रिक्वायर्ड है। तो एपरेटस रिक्वायर्ड नंबर 1, सबसे पहले कैसा ग्रैंडे एपरेटस, कैसा ग्रैंडे एपरेटस, कैसा ग्रैंडे एपरेटस। ठीक है, देन बैलेंस और वेट मशीन। ठीक है, सेंसिटिविटी अप टू 0.01 gram. Okay, after that we require a grooving tools, then we require a mixing dish or porcelain dish. Then also we require spatula, and oven, electrically operated oven. Now we know
What are the apparatus required to perform this experiment? अभी हमें ये पता है कि apparatus क्या है, निकालना क्या है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि मैंने तो लिक्विड लिमिट निकाल दिया, लिख दिया, ऑब्जेक्टिव है मेरा कि मुझे लिक्विड लिमिट निकालना है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि लिक्विड लिमिट निकाल रहे तो साथ ही साथ एक फ्लो कर्व भी ड्रॉ करना है और साथ ही साथ एक रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना है कि नंबर ऑफ ब्लूज हम कितना दे रहे हैं और वाटर कंटेंट कितना है। बट मुझे ये बताओ इस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, या लिक्विड लिमिट या कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो अगर नीड मुझे देखा जाए, इसकी नेसेसिटी क्यों हुई, तो सबसे बड़ी बात कि लिक्विड लिमिट तो ये पता चल जाता है कि जो सॉइल मेरा है, सॉइल का हिस्ट्री क्या होगा, सॉइल का। चलो पहले नीड में मैं बता दूं, इसका नीड और स्कोप क्या है, एंड स्कोप क्या क्या है, तो इसकी जरूरत क्यों हुई, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं ये पता है, क्यों मुझे जरूरत पड़ी करने के लिए, उसका रीजन ये है कि लिक्विड लिमिट जो है वो बताता है, उससे पता चलता है कि जो मेरा स्पेसिफिक सॉइल है या जो सॉइल हम लेकर हम लिक्विड लिमिट निकाल रहे हैं, उस सॉइल का स्ट्रेस हिस्ट्री क्या होगा। और ये सॉइल, जो ये स्पेसिफिक सॉइल जो हमने टेस्ट के लिए यूज किया है, उसका जनरल प्रॉपर्टीज, उस सॉइल का जनरल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए general properties are suitable are suitable for construction purpose। अब अगर मुझे, चलो ये हम देख लिए, मुझे लिक्विड लिमिट से और क्या पता चलेगा, तो लिक्विड लिमिट जब हम निकालेंगे तो लिक्विड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड लिमिट हम कंप्रेशन इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल also find out with the help of लिक्विड लिमिट, LL लिख रहे हैं, ठीक है, लिक्विड लिमिट। अब ये कंप्रेशन इंडेक्स क्या है, तो कंप्रेशन इंडेक्स ये बताता है कि सॉइल का जो सेटलमेंट एनालिसिस हम लोग देखते हैं, तो सॉइल का सेटलमेंट एनालिसिस में इस कंप्रेशन इंडेक्स वैल्यू का हम लोग यूज करते हैं, और ये कंप्रेशन इंडेक्स वैल्यू सॉइल का सेटलमेंट एनालिसिस में यूज होता है। मतलब सॉइल मेरा कितना धंसने वाला है, उसमें सेटलमेंट कितना होने वाला है, इसके लिए मुझे कंप्रेशन इंडेक्स वैल्यू की जरूरत है। फॉर दिस रीजन भी हम लोग को लिक्विड लिमिट निकालना ही निकालना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल का, सॉइल में जो नेचुरल मॉइस्चर है
वो अगर लिक्विड लिमिट के लगभग बराबर है तो वैसा सॉइल को हम तब बोलते हैं कि सॉइल जो है वो मेरा सॉफ्ट सॉइल है। और अगर मॉइस्चर कंटेंट, जो मैं बोल रही हूँ सब बातों को याद रखना, वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट फॉर नेचुरल सॉइल डिनोट कर रहे हैं WN से। वाटर कंटेंट फॉर नेचुरल liquid limit, water content at liquid limit, WL, water content at liquid limit, natural condition of soil, WN, water content at natural condition of soil, ठीक है। WL, water content at its liquid limit। तो अगर मेरा WN is equivalent to WL, then soil is soft. If moisture content is lesser than liquid, then soil is bitter and stiff. If moisture content or natural moisture content WN is lesser than liquid limit, soil is stiff and brittle also। ठीक है, तो अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि सॉइल सॉफ्ट है, स्टिफ है, ये कैसे पता चला? तो सारा कुछ जो मुझे पता चल रहा है वो लिक्विड लिमिट के सराउंडिंग से ही पता चल रहा है। इसलिए भी मुझे ये लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि मुझे ये पता चल सके कि मेरा जो सॉइल है वो सॉफ्ट है, स्टिफ है, हार्ड है, किस तरह का सॉइल है। ठीक है, तो ये हो गया नीड कि क्यों मुझे इसकी नेसेसिटी हुई, क्यों लिक्विड लिमिट का डिटरमिनेशन हम लोगों ने करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आते हैं वापस से अपने टेस्ट पर। तो टेस्ट में जनरली मैंने बोला कि जितना भी कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल है, जिसमें कि पहला लिक्विड लिमिट आता है, देन प्लास्टिक लिमिट आता है एंड श्रिंकेज लिमिट, ऑल कम अंडर कंसिस्टेंसी लिमिट। तो इस कंसिस्टेंसी लिमिट में फर्स्ट वन जो है लिक्विड लिमिट का हम डिटर्मिनेशन करेंगे। ऑल दीज लिमिट्स, जिस साइंटिस्ट ने इसे फाउंड किया था उस साइंटिस्ट का नाम था एटरबर्ग। एटरबर्ग, ठीक है। तो इसलिए इस कंसिस्टेंसी लिमिट को हम लोग एटरबर्ग लिमिट भी बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम जिसने इस लिमिट को का आविष्कार किया या इस टेस्ट को परफॉर्म किया या इस टेस्ट को लिमिट को फाइंड आउट किया, उस साइंटिस्ट के नाम पर इस टेस्ट का नाम भी या इस लिमिट का नाम भी पड़ गया एटरबर्ग लिमिट। ठीक है, या तो तुम कंसिस्टेंसी लिमिट बोलो या एटरबर्ग लिमिट बोलो। अब इस एटरबर्ग लिमिट के थ्रू हम क्या करेंगे? अभी मैंने बताया कि सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे कि सॉइल कब मेरा लिक्विड स्टेट में है,
कब प्लास्टिक स्टेट में है, व्हेन सॉलिड स्टेट में है, कब सेमी सॉलिड स्टेट में है। तो बिफोर वी स्टार्ट मेरा प्रोसीजर शुरू हो उससे पहले थोड़ा सा हम इसका थ्योरी में आते हैं। थ्योरी पार्ट में ये है कि एटरबर्ग्स का तो मैंने बता दिया कि एटरबर्ग्स लिमिट को ही कंसिस्टेंसी लिमिट बोलते हैं। अब एटरबर्ग्स लिमिट का जो हम फाइंड आउट करते हैं, या एटरबर्ग्स ने जिस सॉइल पर ये फाइंड आउट किया था, बेसिकली वो लिमिट फाइंड आउट किए थे जिस सॉइल का ग्रेन जो है बहुत फाइन हो। ठीक है, तो एटरबर्ग्स ने जो टेस्ट परफॉर्म किया था, टेस्ट ऑन फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब कि ऐसा सॉइल जिसका ग्रेन साइज जो फाइन है उसका ही हम लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट या श्रिंकेज लिमिट और ओवरऑल बोलो तो कंसिस्टेंसी लिमिट निकालेंगे। तो अब मेरा ये क्लासिफिकेशन हो गया कि कोर्स ग्रेन सॉइल का मुझे लिक्विड लिमिट नहीं निकालना है। लिक्विड लिमिट निकलेगा किसका? तो सिर्फ फाइनली ग्रेन सॉइल का। और फाइनली ग्रेन सॉइल को हम लोग कोहेसिव, अच्छा फाइनली ग्रेन में कौन कौन सा सॉइल आएगा जो मेरा जिसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी वो बता दिया कि रेंज मेरा कहाँ से कहाँ जाएगा। 75 माइक्रोन से जो छोटा जितना भी सॉइल का पार्टिकल आएगा फाइन होगा, वो मेरा सारा आएगा फाइन ग्रेन सॉइल में। मतलब ऐसा सॉइल जिसे हम क्ले के रेंज में लाएं, क्ले के रेंज में वो यूज होगा फॉर दिस टेस्ट। अब क्ले जो है इस तरह के सॉइल को बोलते हैं कोहेसिव सॉइल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटरबर्ग्स का जो लिमिट है या कंसिस्टेंसी लिमिट है वो फाइंड आउट हम करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के ऊपर, जिसको हम क्ले भी बोल सकते हैं और जिसे हम कोहेसिव सॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एटरबर्ग्स लिमिट सिर्फ कोहेसिव सॉइल पर यहाँ पे परफॉर्म किया, उसका हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कोहेसिव के लिए, दूसरा भी हम लोग देखेंगे नॉन कोहेसिव का भी, पर वो हम लोग अभी परफॉर्म नहीं करेंगे, अभी हम लोग कोहेसिव के लिए परफॉर्म करेंगे। कोहेसिव मतलब क्लेई के लिए ही परफॉर्म करेंगे। तो अब क्लेई के लिए एटरबर्ग्स ने क्या किया कि सॉइल में मेरा जितना भी लिक्विड है या सॉइल का इंटायर रेंज को, ये फाइन ग्रेन सॉइल के इंटायर रेंज को वो 4 स्टेज में बांट दिया। उसने सॉइल का उस स्टेट को भी देखा जिसे बोला सॉलिड स्टेट, जो बिल्कुल हार्ड स्टेट है। सॉइल का ऐसा स्टेट भी देखा जो सेमी सॉलिड स्टेट में है। फिर एक ऐसा स्टेट जो प्लास्टिक स्टेट में है और एक ऐसा स्टेट जो वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब ये स्टेट जो है एटरबर्ग्स ने कैसे क्लासिफाइड किया? एटरबर्ग्स ने क्लास ओवर हो जाए, कट जाए तो तुम लोग रीज्वाइन कर लो ना। एटरबर्ग्स ने पूरे सॉइल रेंज को, ये जो यहाँ फाइन ग्रेन सॉइल का है, अभी मैं कोहेसिव और नॉन कोहेसिव दोनों को लेकर चल रही हूँ। कोहेसिव और नॉन कोहेसिव कहाँ पर अलग होगा? एटरबर्ग्स ने परफॉर्म तो दोनों के लिए किया, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही बेसिकली किया, जो मेरा जिसका साइज कम था, फाइन था। IS कोड के अकॉर्डिंग हम लोग कोई और टूल यूज करते हैं और ASTM के थ्रू कुछ और टूल। ठीक है, इसीलिए अभी हम उसको पे नहीं जा रहे हैं, जैसे ही टूल्स पर आएंगे दिखाएंगे तब तुम लोगों को दोनों का डिफरेंस भी बताएंगे। तो अभी सिर्फ
ये लेकर मानकर चल रहे हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल को उसने 4 रेंज में डिवाइड कर दिया एटरबर्ग ने। जो रेंज उसने डिवाइड किया, तो पहला रेंज लिक्विड स्टेट रखा, लिक्विड स्टेट। दूसरा रेंज प्लास्टिक स्टेट। तीसरा रेंज सेमी सॉलिड स्टेट। चौथा सॉलिड स्टेट। और ये सारे स्टेट डिपेंड करते हैं किस पे? तो वाटर कंटेंट पे। तो इसका मतलब एटरबर्ग्स लिमिट को या कंसिस्टेंसी लिमिट्स को हम लोग बोल सकते हैं कि एटरबर्ग्स लिमिट्स आर द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल मास passes from one state to the other state। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? एटरबर्ग्स लिमिट बेसिकली क्या है? वाटर कंटेंट, जो मेरा सॉइल मास है उसमें वाटर कंटेंट कितना है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास हो रहा है, तो वो वाटर कंटेंट ही मेरा एटरबर्ग्स लिमिट है। क्योंकि एक लिमिट में हम लोग देख रहे सॉलिड स्टेट है, मतलब मेरा वाटर कंटेंट कम होगा। सेमी सॉलिड है तो इसमें वाटर कंटेंट थोड़ा हाई होगा। प्लास्टिक स्टेट है तो ये वाटर कंटेंट उससे भी ज्यादा होगा। लिक्विड स्टेट है तो वाटर कंटेंट और ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग एटरबर्ग्स लिमिट को बोल सकते हैं आर दी वाटर कंटेंट एट विच सॉइल मास passes from one state to other state। ठीक है, अब आ गए हम लोग। अब अगर एटरबर्ग्स लिमिट के अकॉर्डिंग ये फिगर तुम लोग सभी थ्योरी में पढ़े हो कुछ इस तरह से। ये मेरा सॉलिड स्टेट होता है, देन सेमी सॉलिड स्टेट होता है, प्लास्टिक स्टेट होता है, इधर लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ये तुम लोग पढ़े हो? रिप्लाई करो। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है हॉरिजेंटल एक्सिस वाटर कंटेंट को बता रहा है। ठीक है, तो अगर लिक्विड लिमिट का, चलो इसमें ज्यादा हम बताएंगे नहीं, सिर्फ हम इतना ही करके छोड़ दे रहे हैं। ये स्टेट तुम लोगों को पता है, WS यहाँ डिनोट कर रहा है वाटर इट सॉलिड स्टेट, WP वाटर इट प्लास्टिक स्टेट एंड वाटर इट लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगेन अब हम वापस से आ जाते हैं अपने लिक्विड लिमिट पे कि मुझे वो लिक्विड लिमिट निकालना है। लिक्विड लिमिट, तो जो मुझे निकालना है लिक्विड लिमिट, अभी मैंने एटरबर्ग्स लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में बताया कि आदि वाटर कंटेंट, ठीक है, जिसमें सॉइल मास एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास ऑन होते रहते हैं। अब लिक्विड लिमिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिक्विड लिमिट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट। मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट किसी भी सॉइल का जिस पर कि मेरा सॉइल जो है लिक्विड स्टेट में ही रहे, मिनिमम वाटर रिक्वायर। लिक्विड स्टेट में रहने के लिए जितना वाटर का रिक्वायरमेंट है वो मेरा लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल कहलाएगा। पर इस लिक्विड स्टेट में थोड़ा फ्लोइंग के अगेंस्ट थोड़ा रेजिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं कि वो इतना फ्लोई होगा कि जैसे नदी में पानी बहते चला जाता है, वैसा फ्लोई नहीं होगा। थोड़ा वो रेजिस्टेंस शो करेगा अगेंस्ट फ्लोइंग। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में तो रहेगा बट बहुत ही फ्लोई नहीं रहेगा, थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, बहेगा धीरे धीरे बट वो थोड़ा रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसीलिए इसका जो डेफिनेशन था वो था मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन स्टिल इन द लिक्विड स्टेट बट हैज द स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग। ठीक है,
अब इसके लिए जिस कैसा ग्रैंडे का डेफिनेशन मैंने बता दिया। एपरेटस क्या है, एपरेटस अब देख लेते हैं। तो कैसा ग्रैंडे एपरेटस के लिए शेयर मैं कर रही हूँ, एक बार कैसा ग्रैंडे एपरेटस देख लो। देन उसके बाद मैं बताती हूँ क्या इसमें करना है। चल, अब तुम लोगों को ये कैसा ग्रैंडे एपरेटस दिख रहा है।